हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम अमरनाथ आनंद अन्ना सर। स्वागत सभी का इस चैनल पे है और आज करने वाले हैं बहुत ही शानदार बातचीत। बहुत सारे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, है ना? और सारे सुंदर-सुंदर कॉलेजेस से आए हुए हैं, है ना? और काफ़ी इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, है ना? अप्स एंड डाउन्स हर एक की प्रिपरेशन में रहता है। कभी कुछ चीज़ें सक्सेसफुल भी होती हैं, कभी कुछ चीज़ें नहीं भी होती हैं। नहीं होने वाली चीज़ों का मलाल नहीं रखते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, है ना? और जानेंगे आज कि जो भी बच्चे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो किन-किन चीज़ों का दिमाग में ध्यान रखें जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं और कैसे हम कॉलेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं या कॉलेजेस में किस तरह की चीज़ें होती हैं, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे। तो आज की वीडियो को बहुत तसल्ली से देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं आयुष को, है ना? आयुष कटकवार है कटकवार। कटकवार तो आयुष कटकवार हैं जो बिट्स पिलानी में अभी पढ़ रहे हैं। आई थिंक फर्स्ट ईयर यस सर, है ना? फर्स्ट। तो ये इसको दे दो, फर्स्ट ईयर है ना? यस सर, फर्स्ट ईयर। और देन इज अथर्व। अथर्व बहुत अच्छी जगह पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? ये बहुत बहुत शानदार अरे जगह है, हाँ। बिट्स गोवा तो गोवा गोवा में पढ़ रहे हैं। एंड देन इज यशवर्धन, और यशवर्धन है अभी बिट्स पिलानी में अगेन, और काफ़ी शानदार पढ़ाई कर रहे हैं और ये बताएंगे आपको अपने बारे में। और इधर है हमारे साथ अक्षत, और अक्षत है मणिपाल में, और मणिपाल के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें हम जानेंगे आज अक्षत से, राइट? तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से अपन ये बताएं आयुष कि जब आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे थे तो किस तरीके से मतलब आप अपनी पढ़ाई को रखते थे या क्या करते थे पढ़ाई करते वक्त, या क्या मेजर हर्डल फेस करते थे? यानी जैसे कि अभी मेरी बातचीत हो रही थी आपसे तो मुझे ये समझ में आया कि द ईयर इन विच यू स्टार्टेड स्टडिंग, तो उस समय क्या है कि ट्रांजिशन हुआ शायद कोविड वाला, हाँ सर, कोविड है का ना? बैच आया तो था। उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई चीज़ें, है ना? यस सर। तो जब जैसे कोविड बैच था, तो उसमें जो एक ऑफलाइन वाला वो रहता है कि अगर कोई भी लाइव डाउट है तो उसी समय पूछ लिया, और थोड़ा सा वो रहता है कि हाँ अपन करके आए हैं क्वेश्चन, तो एक कॉन्फिडेंस रहता है, वो बन नहीं पा रहा था सर। तो इसलिए जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं जा रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा था कि उतना अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि ऑनलाइन है तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो रही थी। पर जैसे हमारा ट्वेल्थ आया तो ट्वेल्थ में हम लोग फिर ऑफलाइन बैच में आए, तो सर वहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बना। वहाँ पे जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए, गलत किए तो भी एक वो था कि ट्राई किया है तो पूछ सकते हैं। तो हाँ एक वो गलती नहीं की कि कोई भी क्वेश्चन किया तो उसको पूछा, हाँ। गलत भी किया है सही भी किया है या अटक भी गए तो उसको पूछना रहता है। तो वो एक चीज़ की कि बार बार पूछते रहे कोई भी सवाल। डाउट डाउट क्लियरिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो कि शायद इनके हिसाब से उस समय क्योंकि नया ही था ऑनलाइन, तो शायद बच्चों के अंदर भी इतनी मेच्योरिटी नहीं थी और शायद सिस्टम्स के अंदर भी इतनी मेच्योरिटी नहीं थी कि इस तरह की चीज़ों को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो हालांकि इसने जब ऑफलाइन आया तो ऑफलाइन में फिर इन्होंने चीज़ों को बेहतर करने की पूरी कोशिश की। ऑनलाइन में क्या कमी लग रही थी उस समय आपको, जब आपने उस समय, क्योंकि वो ट्रांजिशन मोड है तो अब हो सकता है कि ऑनलाइन में हम उससे बहुत आगे भी आ गए हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं आगे आया हूँ। लेकिन उस समय क्या कमी महसूस सर होती थी? ऑनलाइन में मैं एक जो मैंने एक फैक्टर फेस किया वो था थोड़ा सा कि खुद के तरफ से, जैसे अगर अपन ने 10 क्वेश्चन अपने होमवर्क में दिए, अगर मैंने 5 या 6 भी किए तो भी मैं अगले दिन की क्लास फुल कॉन्फिडेंस में अटेंड कर रहा था कि किए हैं मैंने, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है तो भी। तो वो एक फैक्टर मेरे हिसाब से रहता और है। इसमें रोकता हूँ मैं, ऑफलाइन में आपको कैसा लग रहा है कि वहां पे क्या डिफरेंस होता सर अगर? ऑफलाइन में अगर समझ लीजिए जैसे मैंने 10 नहीं किए, सिर्फ 6 किए, तो उसमें मैंने एक डाउट पूछा। अब बचे हुए 3 के डाउट हो सकता है मैं छुप जाऊं, पर क्योंकि हो सकता है मैंने एक डाउट पूछा बाकी लोग पूछते हैं, और वहां पे अपन लाइव में क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। तो आई हम्म, थिंक वो एक डिफरेंस आया जिस वजह से जो एक बहुत बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेरीज हो सकती है वो क्लियर हो गई मेरी, वहां अरे, पे थोड़ा सा चेंज तो आया। यानी कि इनके हिसाब से कि उस समय जो एक माइंडसेट भी था पहले से कि ऑफलाइन पढ़ना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो कहीं ना कहीं उस माइंडसेट ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि ट्रांजिशन के टाइम पे ये उन सब चीज़ों को भूल गए शायद, जो एक्चुअली दिमाग में रखना चाहिए। और अभी भी जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी सीख बतला रहे हैं कि भाई आपको अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको 10 सवाल दिए गए हैं तो अगर 6 भी आप कर रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन 6 के डाउट्स क्लियर करना और जो बचे हुए 4 हैं उसको भी अच्छे तरीके से करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप बताओ कि आपको उस समय क्या क्या चैलेंजेस लग रहे थे? सर मेरे साथ मेन चैलेंज ये था कि मैं हाफ सेंसिस स्टूडेंट स्टूडेंट हूँ, कि अगर मेरे को सामने दिख रहे हैं लोग सब पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ता था। लेकिन घर पे क्या हुआ कि घर पे पता नहीं चल रहा है, घर पे वीडियो देखा, तब शुरू में तो होमवर्क भी ज़्यादा नहीं होता था तो वो हो भी जाता था। तो एक ऐसा हो गया था कि हो जाएगा, दिख नहीं रहा है, फिर वो धीरे धीरे फिर बैकलॉग होने लग गया, पाइल अप होने लेक्चर लग गई छूटने चीज़ें, लग गए। हाँ।
कि लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल थी ऑनलाइन में, तो फिर लगता था कि इसको बाद में कर लेंगे, फिर इसको रात को कर रहे हैं लेक्चर को, तो ये पाइल अप हो के बहुत दिक्कत हो गई थी। यानी कि कुल मिला के अगर हम डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे हैं हाँ तो वो मेजर हर्डल है मेरे ख्याल से। लेकिन अगर उस चीज को अगर पूरी कर देता है कोई स्टूडेंट अपनी हाँ, तरफ से, फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन में है थोड़े डिफरेंसेस तो हमेशा रहेंगे ही, लेकिन फिर ऑनलाइन भी एक बहुत अच्छा मोड रहेगा। बहुत अच्छा मोड रहेगा। यस, हाँ तो इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि आप लोग जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो और जो भी ऑफलाइन पढ़ रहे हो, दोनों में से किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी पढ़ रहे हो आपको अच्छी तरीके से पढ़ने की जरूरत है। कुल मिला के बात ये है कि जो बंदा डिसिप्लिन रखेगा अपनी लाइफ में, वो डिसिप्लिन ही उसको आगे लेकर जाएगा। राइट, आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा भी आप कुछ आप कुछ अपनी और भी राय रख सकते हैं, है ना, जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी मुद्दे पे राय रखनी है जी ना, सर। आप अपने बारे में और भी बता सकते जी हैं। सर। तो मेरा ऐसे था कि बचपन से ही डिसिप्लिन का कमी रहा था, तो जेई इसलिए लिया था कि चलो मैथ्स इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे बचपन से लगता था तो किया जाएगा। फिर शुरू में तो अच्छा चला कि ऑनलाइन में अपन ने स्टार्ट किया है और जोश है जेई करेंगे। फिर वही हुआ कि डिसिप्लिन कम था और ऑनलाइन में चेक भी उतना नहीं रख पाते हैं, तो बैकलॉग बढ़ने लगे, नंबर कम होने लगे। फिर टेस्ट वगैरह टाइमली देते थे? टेस्ट देते तो सब थे, शुरू में अच्छे रहे नंबर, फिर वो नहीं, जैसे टेस्ट में नंबर कम आते थे तो क्या आप कभी ऐसा नहीं सोचते थे कि इसको हम कैसे डिस्कस कर लें फ्रेंड से या टीचर से, या किसी तरीके से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें? जी सर, वो मेरी गलती रही कि मैंने कम्युनिकेशन थोड़ा कम रखा जो भी टीचर्स या जिनसे थे। तो ऑनलाइन में था, मुझे लगता था जब खुलेगा तब बात कर लेंगे या कुछ उसी समय सॉल्व करने की मतलब कहीं ना कोशिश कहीं मन करनी में चाहिए। आपके उस समय रहा था कि भाई ऑफलाइन जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएगा तो जी फिर सर। हम ऑफलाइन में जाके ही पढ़ाई करेंगे। जी सर सर। पहले तो 2 हफ्ते का बोला था कि 2 हफ्ते का ब्रेक होगा, तो हम लोग सब थे कि दो, और मेरा हाथ भी टूट गया था तब, तो मेरे को लगा था कि 2 हफ्ता है फिर जाएंगे, फिर वो 2 हफ्ते से 2 साल हो गया। तो लेकिन अभी आपको ऐसे जाके देख के कैसा लगता है कि ऑनलाइन, क्या लगता है आपको कि कैन ऑनलाइन मतलब बी अ फुल टाइम, मतलब कि हाँ भाई बच्चों के लिए बहुत बढ़िया एक साधन हो सकता है, या ऑफलाइन ही पढ़ना पड़ेगा बच्चों को? आप बताओ जरा। सर डेफिनेटली साधन हो सकता है उनके लिए जो काफ़ी अंडर या प्रिविलेज्ड हैं, या जिनको जो ज़्यादा महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ऑफलाइन में क्या है, जो एक कंसंट्रेशन फैक्टर आता है या जो डिसिप्लिन फैक्टर आता है, वो अगर आपने ऑनलाइन में टैकल कर लिया हाँ तो ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब हाँ। फिर वो आखिरी बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो घर में बैठ के वो कर क्या रहा है टीवी स्क्रीन पे देख के। मतलब कुल मिला के ये है कि कंटेंट तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब में अपन सेम रख सकते हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन वाला जो फैक्टर है ऑफलाइन में अपने आप बन जाता है शायद। जी और उसका रीजन क्या है ऑफलाइन में बनने का, कि आपको क्लासेस में जाना होता है ना, और क्लासेस में बैठ के वहाँ सुनना ही होता है। ठीक है, यहाँ पर तो क्या है कि टीचर को हम अपने हिसाब से बंद कर सकते हैं है ना? तो ये एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है। राइट, तो बस बच्चों ध्यान रखिए इन बातों का कि जो ये कह रहे हैं। अच्छा, और क्या चीज़ें आपको लगती हैं जो मतलब बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या ऑफलाइन के लिए भी, है ना? कुछ ही बता सकते हैं आयुष, आप बता सकते हो? सर जैसे आपने डिसिप्लिन का बताया, उसी का है कि सर जैसे जब अपन ऑनलाइन करते हैं तो वीडियोस जो रहती है वो थोड़ा बार बार आप देख सकते हो, तो उस समय डिसिप्लिन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, तो वो नहीं करना होता है अपने को। जैसे ऑफलाइन है तो एक्चुअली अपने को पता है कि एक क्लास मिस हुई तो शायद नहीं हो पाएगी फिर से कवर, तो अपन कोशिश करते हैं कि सारी क्लास जाए, तो अच्छा। एक वो जो कंटिन्यूस स्ट्रीक होती है हाँ। वो ब्रेक हो जाती है ऑनलाइन में, तो वो थोड़ा अगर कोई मेंटेन कर ले तो आई थिंक ऑनलाइन ऑफलाइन दिक्कत नहीं आएगी दोनों में। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही मेरे ख्याल से आयुष ने, और मुझे लगता है कि ये बहुत बार ऐसा लगता है कि ये फायदा है जो कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। मेरे ख्याल से इन्होंने जो बात रखी है वो आप सभी को भी बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो भी लेक्चर्स आपको आ रहे हैं पहले तो टाइमली देख लीजिए, और बहुत ज़्यादा उसको रिपीट करके मत देखिए। आप उसको वैसे लीजिए कि जैसे अगर हमें ऑफलाइन में जैसे लेक्चर्स लिए जाते हैं उस तरीके से, कि भाई अगर ये फ्रेम मिस हो गया तो फिर ऑफ कोर्स इसको रिपीट नहीं किया जा सकता है। राइट, नहीं तो क्या होता है कि फिर वो आप बार बार उसी लेक्चर्स को देखते रहते हैं और कहीं ना कहीं अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। राइट, तो इसलिए जब भी लेक्चर्स देखिए तो फुल कॉन्सेंट्रेशन से देखिए, जो मेरे ख्याल से आयुष की एक बहुत अच्छी सलाह है सभी बच्चों के लिए, है ना? और कुछ बताओ। जी, इसी से रिलेटेड है कि ऑनलाइन में बच्चे, क्योंकि मतलब ऑफलाइन में इन्वायरमेंट बन जाता है, सर जो बोल रहे हैं वही सुनो और उसको फॉलो करो। ऑनलाइन में आप अपना कुछ कुछ गलत डायरेक्शन में भी दिमाग लग जाता है कि क्या मैं टीचर चेंज कर लूँ, क्या मैं ये किताब नहीं बन रही, चलो दूसरी किताब कर लेते हैं। एक ही जो सर बोल रहे हैं उसी को फॉलो करो और उसी में लगे रहो, नहीं होगा सर ही से डाउट पूछो। आप इधर उधर 5 डायरेक्शन में जाओगे तो फिर वो गलत हो जाता तो मतलब आप जहां भी पढ़ रहे हो इस बात का ध्यान रखो कि यार अगर आप वहां पढ़ रहे हो तो फुल ट्रस्ट पहले तो शो करो, है ना? आधे अधूरे ट्रस्ट में काम नहीं चलेगा। तो जहां भी पढ़ रहे हो फुल ट्रस्ट में पढ़ो,
और उनके कोचिंग मटेरियल्स को जो भी है अच्छी तरीके से कर डालो। क्या किताबें करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोचिंग मटेरियल से काम चल जाएगा? कोचिंग कोचिंग मटेरियल कोचिंग मोर जैसे बच्चे बहुत पूछते हैं, मतलब इट इज मतलब लाइक अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन ऑनलाइन वर्ल्ड की मतलब बुक्स कौन सी करनी है? सर तो अगर सर अगर जैसे जो भी टीचर है, जैसे अगर आपसे कोई पढ़ रहा है तो आपने जितने क्वेश्चन दिए हैं, अगर वो कोई बच्चा डिलीजेंटली कर रहा है, पूरे फोकस से कर रहा है, तो आई थिंक उतना इनफ हो जाता है अगर वो अपने डाउट्स भी पूछे। हाँ, दैट इज द मतलब कुल इम्पोर्टेंट मिला थिंग। के कुल जमा बात ये है कि यार जितनी भी चीजें दी जा रही हैं उसको अच्छी तरीके से कर लो, उसके डाउट्स क्लियर कर लो और उसके एक दो बार रिवीजन कर लो, तो मेरे ख्याल से उससे ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और कोचिंग मटेरियल इज मोर देन सफिशिएंट, है ना, मोर देन सफिशिएंट। उतना भी कर लो तो बहुत ज्यादा है ना। तो इसलिए अगली बार जब आप ये सवाल पूछ रहे हो कि बुक्स करना है कोचिंग मटेरियल, तो जरूर से इस बात का ध्यान रखिए कि पहले कोचिंग मटेरियल अपन अपना कंप्लीट कर लें। और क्या क्या चीजें आपको लगता है कि बच्चों को दिमाग में रखनी चाहिए, मतलब एनीथिंग? एक तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होमवर्क। होमवर्क। होमवर्क मतलब सर ने ही बोला था कि 90% जो भी क्लास होती है होमवर्क ही होती है। मतलब आप जो क्लास करते हो खाली वो 10% आपकी या प्रिपरेशन का। होमवर्क सबसे मेन होता है। तो अगर आपने मतलब क्लास सारी कर ली, होमवर्क छोड़ दिया, कुछ नहीं होगा, लिटरली कुछ नहीं होगा। तो होमवर्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हाँ, हर क्योंकि सब्जेक्ट ये में। इस चीज को महसूस भी कर रहा है थोड़ा थोड़ा बोलते वक्त मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लग रहा है कि यार सर ने जो उस समय कहा था मेरे को, मैं अगर मान लेता तो बहुत। ये बहुत दिनों के बाद का, मतलब मेरे ख्याल कितने सालों के बाद आए आप कोटा? 2 साल। 2 साल में। और इनका कोई और पर्पस नहीं है कोटा आने के लिए, मैं बता देता हूँ, ये मिल नहीं आए हैं बस बेचारे। तो इससे ये समझ में आता है कि हाँ भाई, आदर्श काफी ऊंचे हैं और मुझे लगता है कि जीवन में बहुत बड़ा मुकाम ये करके लेके जाएंगे। और मेरी ऐसी इनको ब्लेसिंग्स भी हैं। और अगर आप कुछ बतलाना चाहते हो बच्चों को? और तो इन जनरल यही एडवाइस दूंगा कि अपने जो अन्ना सर हैं, बहुत एक्सपीरियंस रहा है, सर को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे तो मैथ से बहुत प्यार हो गया सर की वजह से। सर को पूरा फॉलो कीजिए, वही जैसा बोलते हैं कि आप 2003-4 बॉर्न है, सर तो पढ़ाई 2001 से रहे हैं। इतना एक्सपीरियंस, इतनी विजडम उसको यूज़ करे, पूरी बात सुने सर की। और इसने एक बड़ी अच्छी सी बात अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि सर आपने ऑफलाइन में 3-4 जो टॉपिक्स यहाँ के इन्होंने पढ़े थे, कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे? जी, मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी। और मुझे लगता है कि ये तीनों टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत खतरनाक से होते हैं, जिससे हर एक बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है। ये कह रहा है कि सर ये तीनों जो टॉपिक्स हैं मेरे बहुत शानदार हैं, है ना, और मुझे बहुत मज़ा आया था इसको पढ़ने में। और इनफैक्ट मैं बतला दूं कि प्रोबेबिलिटी और पीएनसी आजकल जब आप प्लेसमेंट्स में बैठते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनसे भी मैंने बात की है, ये दीज आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। मतलब हो सकता हो कि आपकी 4 साल की कोई पढ़ाई आपकी प्लेसमेंट में शायद काम नहीं है अपार्ट फ्रॉम द डिग्री थिंग, लेकिन ये जरूर है कि ये दोनों टॉपिक जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। प्लेसमेंट्स का जनरली सीन कैसे, जैसे इस साल तो ओवरऑल सब जगह कम ही चल रहा है, लेकिन बिट्स में, मणिपाल में किस तरह का रहता है प्लेसमेंट का सीन आपका? जी, बिट्स में तो अच्छा ही है, काफ़ी कंपेरेबल ही। बिट्स पिलानी और बिट्स गोवा में कौन मतलब ज्यादा लगता है बेटर है? ही इज फ्रॉम बिट्स गोवा एंड ही इज फ्रॉम बिट्स पिलानी। यूजुअली दोनों कैंपसेस में सेम ही कंपनीज आती है, थोड़ा 19-20 का ही डिफरेंस होता है, तो प्लेसमेंट 20 सिमिलर किधर ही रहता है। है? हाँ 20 किधर रहता नहीं, मतलब पिलानी में फिर है? अच्छा, पिलानी में रहता है, ओके ओके। हाँ तो फिर और क्या डिफरेंस रहता है? बाकी गोवा में थोड़ी ग्रेडिंग खराब होती है, तो हाँ। उससे कभी कभी कंपनीज को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कंपनी 7 CG का बैरियर लगा देती है। बाकी तो सेम ही है यूजुअली, और अच्छा ही है नहीं, आप बता बिट्स रहे का थे कुछ वहाँ प्लेसमेंट। एक्टिविटीज भी बड़े अच्छी तरीके की हाँ, होती है। बिट्स गोवा का ऐसा है कि बिट्स गोवा का जो कोडिंग कल्चर है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। हम लोगों के यहाँ ICPC जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग होती है उस पे बहुत मतलब क्लब्स है, जो जो सीनियर्स हैं हम लोग के, बहुत नर्चर करते हैं, हम लोगों को सिखाया गया है, जैसे मेरे को भी बहुत गाइडेंस मिला है। तो बिट्स गोवा का इन जनरल बहुत अच्छा है कोडिंग कल्चर। ओके। अच्छा, कुछ लोग बतला रहे थे यार कि जो क्लासेस होती हैं वो बीच में चलती हैं गोवा में। हाँ मतलब बीच तो एकदम पास ही में है, मतलब हम लोग तो एक दिन पैदल पहुंच गए थे निकल के कैंपस से। अच्छा। लेकिन थोड़ा है, स्ट्रिक्ट है, मतलब हम लोग को 5:30 के पहले निकलने नहीं मिलता है, सिर्फ Okay. वीकेंड्स को जल्दी निकलने मिलता है, बाकी मतलब ये स्ट्रिक्टनेस रखते हैं हाँ वहाँ पे? स्ट्रिक्टनेस रहती है। हम लोग एकदम पूरा खुला नहीं है कि गोवा है तो फिर एकदम पार्टी ही करो बस। हाँ, तो देखिए भैया कि जो लोग बंदे सोच रहे हैं कि गोवा में कैसा कल्चर रहेगा, तो हाँ। एक तो इन्होंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट कि जो कोडिंग कल्चर है दैट इज़ वेरी साउंड एंड वेरी स्ट्रांग ऑल ओवर द इंडिया, और ये बतला रहे हैं। और मेरे को भी इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज एक और स्टूडेंट से बातचीत करके समझ में आया। तो भाई बिट्स गोवा भी अपने आप में काफ़ी शानदार जगह है, और बिट्स पिलानी तो डेफिनेटली जैसा बतला रहे हैं कि वहाँ भी प्लेसमेंट सीनरीज अच्छे ही रहते हैं। तो ओवरऑल अगर अच्छा प्लेसमेंट सीजन रहता है तो ऑफकोर्स सब जगह ही बढ़िया रहता है, और खासकर
बिट्स भी अपन समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो आईआईटी से थोड़े पीछे हैं, दे आर एट पार विथ आईआईटीज नाउ आल्सो, है ना। तो जो बच्चे बिट्स में पढ़ते भी हैं उनका भी देखा गया है कि एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है क्या कि 0% अटेंडेंस। हाँ 0% अटेंडेंस। तो आप समझ सकते हैं कि 0% अटेंडेंस का मतलब ये होता है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर बाकी सारी एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, और अगर आप में सही में कुछ स्किल्स सीखने की क्षमता है तो मुझे लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं, राइट। हाँ और कुछ बतलाना चाहेंगे आप लोग, शेयर करना चाहेंगे, कुछ भी मन कर रहा हो जो भी आपको सर लगता है। बाकी तो यही है कि मतलब अगर आईआईटी नहीं हुआ हाँ तो मतलब ऐसा दिल नहीं हार जाना है जीवन में, क्योंकि और भी तरीके हैं जिससे मतलब मेन होता है इंसान का काम कैसे करता है वो। अगर आपका काम अच्छा है, आपका वर्क एथिक अच्छा है, तो आपका आईआईटी में हुआ, बिट्स में हुआ, मणिपाल में, रैली मैटर्स मतलब। बहुत बहुत सुंदर बात कही इसने लास्ट में, मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और मैं भी हमेशा इसी चीज़ को कि जब तक आप रेस में हो, जब तक आप जो काम करने के लिए, जैसे आपको 2 साल को प्रिपरेशन का मिला है, तो पूरी ईमानदारी से कर दो, जितना हो सकता है उतना कर दो, जो टीचर कहें वो कर दो। लेकिन जैसे ही आप इस रेस से बाहर निकलो तो अब जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करो, एंड अगेन फिर से अपनी लाइफ में फिर से पूरे मन से जो भी आप करना चाहते हैं आगे उसको करने के लिए लग जाइए। तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं सभी बच्चों को, और इन सभी बच्चों को भी कि जिस तरीके से इन्होंने प्यार दिखाया है ना, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि इतने दिनों के बाद मिलने के लिए आए हैं, एंड दे रियली रिमेंबर, क्योंकि इनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन इसलिए भी नहीं हो पाया था क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन में इनकी मोस्ट ऑफ द क्लासेस चली थी। तो शायद मैं एक दो बच्चों को इसको शायद पहचान पा रहा था, और इसको भी हल्का फुल्का पहचान पा रहा था, इसको इसका थोड़ा सा शक्ल चेंज हो गया था तो मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर इसने जब बताया तो फिर याद आया। तो काफ़ी बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है ना मिलने के बाद। और इसकी जो लास्ट बात है बिल्कुल ये दिमाग में रखिए अपन कि आईआईटी हो नहीं हो, बीआईटी बिट्स में पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर, आप आगे अपने एथिक्स को बहुत सुंदर तरीके से आगे लेकर जाइए। थैंक यू वेरी मच हम लोगों को सुनने के लिए। बाय बाय। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लीजिएगा। बाय।